हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं पॉइजन्स रेशियो क्या होता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि पॉइजन्स रेशियो को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम कुछ कॉमन मटेरियल्स के लिए देखेंगे पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होती है और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में पॉइजन्स रेशियो डिराइव किस तरीके से किया जाता है, उसको लिखा किस तरीके से जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए गाइस, पॉइजन्स रेशियो जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल म्यू। म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल न्यू। कई जगह इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाई 1/m। तो ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो कि हमारे पॉइजन्स रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो को समझने से पहले हम एक डायग्राम लेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से पॉइजन रेशियो डेवलप होता है और फिर उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो हमने क्या करा, एक बीम कंसिडर करी है या कोई भी एक मेंबर हमने कंसिडर करा है। ये हमारा मेंबर है। ओके, तो हमने माना है दिस मेंबर इज फिक्स्ड एट इट्स लेफ्ट एंड। इस मेंबर को हमने लेफ्ट एंड पर कर दिया फिक्स पूरी तरीके से। ओके, अब हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल लोड इसके ऊपर अप्लाई करा। सो दिस इज द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू दिस पर्टिकुलर मेंबर। ये हमारा मेंबर था। इस मेंबर के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल लोड पी को अप्लाई किया। ओके, तो जैसे हमने इस पर्टिकुलर लोड को अप्लाई किया तो होगा क्या, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, पर इसकी जो डायमीटर है, अगर हम मान लें कि ये मेंबर जो है हमारा कुछ इस शेप का है, यानी कि सर्कुलर शेप का है। ओके, तो ये हमारा कुछ मेंबर है जो कि सर्कुलर शेप का है, हमने एज्यूम करा है। तो जैसे हम इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, इस मेंबर की जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज करेगी और इस मेंबर की जो डायामीटर है वो डिक्रीज करेगी। देखिए गाइस, पॉइजन्स रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी तरीके से बेस्ड हमारा ऑब्जर्वेशंस पर। कितनी अच्छी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उतना ही अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड होंगे कौन पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रही होगी, पर एट द सेम टाइम उसकी जो डायमीटर होगी, डेड डायमीटर विल बी डिक्रीजिंग। तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी और डायमीटर होगी डिक्रीज। तो अगर हम, ये हमारा मेंबर था जो कि इनिशियली कुछ ऐसी ऐसी शेप का था। जैसे हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल नॉर्मल लोड अप्लाई किया तो मान लेते हैं कि इसकी जो फाइनल शेप है, इस पर्टिकुलर मेंबर की जो फाइनल शेप है वो कुछ ऐसी हमारी आ चुकी है। ओके, इतना कोई इलोंगेशन इसमें होता नहीं है। ये हमने सिर्फ समझने के लिए थोड़ा उसको एक्सटेंड किया है, यानी कि हमने थोड़ा एग्जेगरेटेड वी को यूज़ किया है। इतना कोई इलोंगेशन हमें देखने को नहीं मिलता किसी भी मेंबर के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल शेप। तो उसमें हम देख सकते हैं ये हमारा था मेंबर। तो ये हो गया हमारा इसका इनिशियल। जैसे हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन इस पर्टिकुलर मेंबर का। तो इसमें हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। लेट अस सपोज इनिशियल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंबर बी इक्वल टू एल नॉट। एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ हमारे इस पर्टिकुलर मेंबर की इनिशियली। हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल लोड। लोड अप्लाई करने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो हो गई इंक्रीज। सो लेट अस सपोज द फाइनल लेंथ of this particular member to be equal to LF। तो LF हमारा क्या होगा, फाइनल लेंथ होगा इस पर्टिकुलर मेंबर की। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अगर हम देखें इसका कुछ डायमीटर रहा होगा, ये अगर हमारा सर्कुलर मेंबर है तो इसका ये होगा डायमीटर। उसी को हमने थोड़ा साइड व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर इनिशियल डायमीटर। तो ये हमारा हुआ इनिशियल डायमीटर। इसको हम ले लेते हैं डी नॉट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज original diameter of this particular member. As we apply the external load,
its diameter gets decreased. This is known as the final diameter of this particular member, that is represented by the symbol df. That is known as the final diameter of this particular member. Okay, so along the length, होता है जो हमारा, that particular length is known as longitudinal axis. तो अगर हम एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करते हैं, let us suppose that this is our x axis, this is our y axis and this is our z axis. तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जनरली जो भी लेंथ वाइज होता है along the length of that particular member, that axis is known as longitudinal axis. तो ये होता है हमारा longitudinal axis. This is known as longitudinal axis of this particular member. और जो इस longitudinal axis के परपेंडिकुलर जो दो डायरेक्शंस होती हैं, उन दो डायरेक्शंस में जो हमारा एक्सिस निकल कर आता है, those axes are basically known as transverse axis. तो अगर हम बात करें इस y एक्सिस की और z एक्सिस की, they are basically known as transverse axis. तो जो भी लेंथ हमारी मेजर की जाती है उस पर्टिकुलर मेंबर के अलोंग द लेंथ, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. और बाकी जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं, उन दो डायरेक्शंस के अलोंग दो एक्सिस होता है, दे आर जनरली रिटन एज ट्रांसवर्स एक्सिस, या फिर इनको कभी कभी हम लेटरल एक्सिस भी बोलते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज लेटरल एक्सिस. ओके, तो अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो लोड हमने कौन सी डायरेक्शन में लगाया? अलोंग द एक्स डायरेक्शन. यानी कि हमारा जो लोड लग रहा है वो लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर. ओके, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर ही हमारा जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है. पर अगर हम बात करें बाकी जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दैट इज वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तो इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है डायमीटर का. देख सकते हैं डायमीटर अगर हमारा ओरिजिनल कुछ डी था या डी नॉट था, और वही डायमीटर हमारा कुछ फाइनली जो हुआ वो डी एफ हुआ है, यानी कि कुछ डिक्रीमेंट हुआ है हमारा डायमीटर में. तो जब हमने एक्सटर्नली टेंजाइल नॉर्मल लोड अप्लाई करा एक मेंबर पर, उस मेंबर की लेंथ हमारी हुई इंक्रीज, पर उस मेंबर का डायमीटर हुआ हमारा डिक्रीज. ओके, तो अगर हम इसमें लिखें कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड व्हाट इज द लेटरल स्ट्रेन, तो इसमें अगर हम देखें दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक्चुअली में क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेन जो होते हैं, दे आर जनरली डिफाइंड एज चेंज इन साइज और चेंज इन डायमेंशंस. कोई पूछे कि व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेन, सिंपल हम कह सकते हैं इट इज चेंज इन साइज और चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन लेमन लैंग्वेज में. मैथमेटिकली वी डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर कोई भी स्ट्रेन होता है, हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, सो इट विल बी चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर. ये होगा हमारा डेफिनेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए. तो इसमें अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सो इट कैन बी रिटन एज, चेंज जो होता है हमारा, हम हमेशा कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये होगा हमारा चेंज इन लेंथ, दैट इज फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. विद रिस्पेक्ट टू ये कैलकुलेट किया जाता है जो भी उसकी इनिशियल लेंथ होती है, जो कि हमारी एल नॉट थी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर. तो ये तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इसी प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखना चाहते हैं what will be the value of lateral strain, तो lateral strain अगर हमारा क्या होगा? ये जो हमारी दो डायरेक्शन है, that is y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, तो जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है वो उसका बेसिकली मीनिंग क्या है? चेंज इन साइज या चेंज इन डायमेंशंस. तो इस y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन जो हमारी चेंज हो रही है? इट इज द डायमीटर. सो वी कैन राइट lateral strain as change in diameter with respect to original diameter for this particular member. So change in diameter can be written as final diameter minus initial diameter with respect to जो भी उसका ओरिजिनल या फिर इनिशियल डायमीटर था हमारे मेंबर का. तो यहां से हमने डिफाइन कर लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, और यहां से हमने डिफाइन कर लिया लेटरल स्ट्रेन को.
अगर हम थोड़ा इसमें ऑब्जर्व करें, जैसे कि मैंने बताया था पॉइजन रेशियो कुछ नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना सीख ले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है तो हम आसानी से समझ लेंगे इस पॉइजन रेशियो के कॉन्सेप्ट को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था हमारा चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, हमने लिखा फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। इसी प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें फाइनल लेंथ, तो हमें दिख रहा है फाइनल लेंथ ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, तो अगर फाइनल में से मैं ओरिजिनल को लेस करूँगा तो ये टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो ओवरऑल जो मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, बात करें लेटरल स्ट्रेन की, तो लेटरल स्ट्रेन यानी कि वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में, ये हमने देखा कि ये होता है फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायमीटर। ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इसी प्रॉब्लम में हम देखें इसकी वैल्यू, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है, जो हमारी फाइनल डायमीटर है वो कम है उसके इनिशियल डायमीटर से। तो अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी हमारी आएगी वो कैसी आएगी, इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन कि जैसे हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल टेंजाइल लोड अप्लाई किया तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें मिला पॉजिटिव और लेटरल स्ट्रेन हमें मिला नेगेटिव। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशंस, जैसे हमने एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर एक्सटर्नली नॉर्मल टेंजाइल लोड अप्लाई किया। तो अब पॉइजंस रेशियो को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अब हम वो देखते हैं। पॉइजंस रेशियो को जैसे हमने लिखा म्यू न्यू, ये टर्म है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पॉइजंस रेशियो को। तो पॉइजन साहब ने एक बहुत बढ़िया चीज़ ऑब्जर्व करी, जिसको हम लिख लेते हैं न्यू या फिर म्यू, या फिर इट कैन बी रिटन एज 1/μ। उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करा that if we calculate the ratio of lateral strain, if we calculate the ratio of lateral strain by longitudinal strain, so if we calculate the ratio of lateral strain by longitudinal strain, ये जो रेशियो हमारा होता है it will always remain constant। ये था पॉइजन साहब ने जो ऑब्जर्व किया था, और उसी नाम से हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। इसमें एक चीज और है, अभी हमने देखा था लेटरल स्ट्रेन होता है हमारा नेगेटिव, तो ये टर्म जो होगा वो तो होगा हमारा नेगेटिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी हमने देखा पॉजिटिव, अब नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। इसी को कंपनसेट करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ओके, तो अगर हम डिफाइन करें पॉइजन्स रेशियो म्यू, तो इट विल बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय longitudinal strain. So mu can be defined as the ratio of negative of lateral strain to that of longitudinal strain। ये हमारा निकल कर आता है पॉइजन्स रेशियो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि नेगेटिव है, क्योंकि म्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसी का हम ले लेते हैं मॉडुलस। ओके, तो उसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी मॉडुलस लेने के बाद वो जो क्वांटिटी होगी वो अपने आप पॉजिटिव निकल कर बाहर आएगी। तो ये है हमारा एक्चुअली में पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन, that mu can be defined as negative of lateral strain by longitudinal strain, और मॉडुलस लेके भी हम लिख सकते हैं, it can be defined as the modulus of ratio of lateral strain to that of the longitudinal strain। ओके, अब बात करते हैं कंडीशंस की। देखिए गाइस, हर इक्वेशन को डेवलप करते वक्त कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बिहाफ पर वो इक्वेशन डेवलप की जाती हैं। ये इक्वेशन हमने डेवलप तो कर ली है, इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पर इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर दोज कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी कंडीशंस।
that what are the conditions which are required to use this particular equation. तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये है, हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मटेरियल. द मटेरियल शुड बी होमोजीनियस मटेरियल. दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड बी आइसोट्रॉपिक मटेरियल. ये अजम्पशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दो खासकर अजम्पशन होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल थ्रू आउट द सब्जेक्ट जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इन अजम्पशंस को लिया जाता है. तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए भी ये हमारी अजम्पशन ली जाती है, डेट मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल. तीसरी हमारी अजम्पशन है, डेट मटेरियल शुड बी लीनियरली इलास्टिक मटेरियल. So our material should be linearly elastic material. And the fourth one assumption, जो हमारी चौथी assumption है, वो ये है that whatever load we are applying, so that particular loading is actually done within the elastic limit. तो उस particular loading को जो हम अप्लाई करते हैं, यानी कि जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हम कब तक अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम अप्लाई करते हैं. So loading is done within the elastic limit. तो ये है कंडीशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, और इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करते हुए, इन्हीं कंडीशंस को लेते हुए हम ये पॉइजन्स रेशियो डिफाइन करते हैं. दैट इट कैन बी डिफाइन एज नेगेटिव ऑफ lateral strain by longitudinal strain. Conditions: homogeneous material, isotropic material, linearly elastic material, and लोडिंग शुड बी डन विद इन द इलास्टिक लिमिट. जो भी लोड हम अप्लाई करेंगे वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अप्लाई करेंगे. देखिए गाइस, अगर कॉन्सेप्ट हमें आपको चाहिए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक से, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो तैयार करूँगा. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूँ. ओके, तो ये है हमारी कंडीशंस जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होंगी. तो हम देख चुके हैं कि हमारा जो पॉइजन्स रेशियो है इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि पॉइजन्स रेशियो की कुछ कॉमन मटेरियल्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, और कुछ कॉमन मटेरियल्स की वैल्यूज भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे. सो जनरली जो हमारा म्यू होता है, दैट इज द पॉइजन्स रेशियो, इट वेरीज फ्रॉम, जनरली जो हमारा म्यू होता है दैट इज नोन एज द पॉइजन्स रेशियो, इट वेरीज फ्रॉम 1/4 to 1/3 for commonly engineering materials. For commonly engineering materials, तो जो भी हमारे commonly used engineering materials हैं, we have mild steel, we have aluminium, we have concrete, we have different materials. okay, तो उनका जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो इसी रेंज में लाई करता है, that it varies from 1/4 to 1/3 for commonly used engineering materials. अब हम एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं जो कि लोकल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. तो आपको इन वैल्यूज़ को कम से कम याद रखना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कि जो कॉमनली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनका जो पॉइजन्स रेशियो होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है. ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल को, और यहाँ पर हम ले रहे हैं उसकी पॉइजन्स रेशियो को. सो वी हैव स्टील. तो अगर बात करें स्टील का पॉइजन्स रेशियो, ये होता है 0.3 के इक्वल. देन वी हैव एल्यूमिनियम. वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम, पॉइजन्स रेशियो एल्यूमिनियम का होता है हमारे पास 0.33 के इक्वल. देन वी हैव कंक्रीट. तो अगर हम बात करें कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो, ये होता है हमारा 0.1 के इक्वल. देन वी हैव कॉर्क. तो अगर बात करें कॉर्क का पॉइजन्स रेशियो, ये होता है हमारा 0. एक मटेरियल और है, दैट इज रबड़. सो इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर रबड़, इट विल बी 0.5 और 1/2 भी हम लिख सकते हैं. तो ये कुछ मटेरियल्स हैं और उन मटेरियल्स की पॉइजन्स रेशियो है.
जो कि काफ़ी बार देखी गई है कि लोकल एग्जामिनेशंस में इनको पूछा गया है, जिसमें से ये दो लास्ट के दो मटेरियल्स हैं, दैट इज कॉर्क एंड रबड़. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैं 3 स्टार डाल रहा हूँ. इन दो मटेरियल्स का आपको खासकर ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर कॉर्क विल बी 0. वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर रबड़ इज 0.5, दैट इज इक्वल टू 1/2. ये दो ऐसे मटेरियल हैं जिनका काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और इन दो मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो काफ़ी कुछ हमें बताता है, काफ़ी कुछ हमें सिखाता है, जो कि हम देखेंगे आगे आने वाले लेसन में. और कॉर्क का जो पॉइजन्स रेशियो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं. तो पॉइजन्स रेशियो फॉर कॉर्क, ये हमने कितना देखा, ये होता है 0. इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम देखने का ट्राई करते हैं, डेट वाई द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कॉर्क इज इक्वल टू 0. अभी हमने देखा था द पॉइजन रेशियो इज जनरली डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. This is our definition to calculate the Poisson's ratio, that it is defined as the ratio of negative of lateral strain divided by longitudinal strain. तो अगर पॉइजन्स रेशियो कॉर्क का 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लेटरल स्ट्रेन विल बी 0. Therefore the value of lateral strain will be equal to 0. तो लेटरल स्ट्रेन होगा हमारा 0 के इक्वल. अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो गाइज अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं. तो अगर हम एक पर्टिकुलर बॉटल को कंसीडर करें, ये है हमारी बॉटल, ओके. तो हमने काफी बार देखा होगा कि बॉटल को सील करने के लिए हम कॉर्क का ही इस्तेमाल करते हैं. तो उस कॉर्क का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस बॉटल को सील करने के लिए, आज हम इसको देखेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके. तो ये हमारा बॉटल, और इसको हमने सील कर दिया एक कॉर्क की हेल्प से. मान लेते हैं ये हमारा कॉर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज आवर कॉर्क. Why this particular cork is used for sealing this particular bottle? इसके पीछे जो लॉजिक है वो बिल्कुल इसी का लॉजिक है कि जो पॉइजन्स रेशियो होता है कॉर्क का वो 0 होता है. तो अगर हम इसी कॉर्क के अंदर अज्यूम करें दैट, ओके, आई विल यूज द डिफरेंट स्केच पेन. इफ दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एंड इसको हम अज्यूम कर लेते हैं लेटरल डायरेक्शन. तो हमारा मेन पर्पस क्या है, इस बॉटल के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड रहे, पूरी तरीके से सील रहे. दिस इज आवर मेन पर्पस, दिस इज आवर मेन मोटिव. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सील करने के लिए हमने यूज किया कॉर्क को. क्यों, ये हम देखते हैं. ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ये है लेटरल डायरेक्शन. अगर किसी भी कारण कुछ स्ट्रेन डेवलप होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर किसी भी वजह से अगर कुछ स्ट्रेन डेवलप होता है इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इट कैन बी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑल्सो, इट कैन बी ड्यू टू एनी टाइप ऑफ लोड. किसी भी कारण कुछ अगर स्ट्रेन डेवलप होता है इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, बट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कॉर्क इज 0, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 0. इट मीन्स चाहे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन क्यों ना डेवलप हो जाए, बट देयर विल बी नो स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन. यानी कि इस लेटरल डायरेक्शन के अंदर हमारा कोई भी स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा. अगर लेटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रहा है तो ना तो ये कॉर्क एक्सपेंड करेगी, ना ही ये कॉर्क कॉन्ट्रैक्ट करेगी. दिस इज द मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर यूजिंग द कॉर्क
फॉर सीलिंग अ पर्टिकुलर बोटल, क्योंकि कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है, इट मीन्स लेटरल स्ट्रेन 0। अगर थर्मल एक्सपेंशन के कारण कोई स्ट्रेन डेवलप हो लॉन्गिट्यूडनल में पर लेटरल में कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, तो ना तो कॉर्क हमारी एक्सपेंड करेगी और ना ही कॉर्क हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ना इसमें एक्सपेंशन है ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, तो जो भी हमारा ये जो फ्लूइड है वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा, वो हमारा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये था कॉर को यूज़ करना एज अ गुड सीलिंग एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर बॉटल के लिए या फिर किसी भी कंटेनर के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइजन्स रेशियो। आई होप गाइज दिस वीडियो विल बी क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आज हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू पॉइजन्स रेशियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।